नमस्कार। चलिए आज एक जनादेश की चीर-फाड़ करते हैं। ये कहानी है सेपा वेस्ट की और ये समझने की एक कोशिश है कि लोकतंत्र की जमीनी हकीकत आखिर होती क्या है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक फैसले की, एक भरोसे की परत दर परत पड़ताल है। तो सवाल ये उठता है कि एक जनादेश आखिर जीता कैसे जाता है, या शायद हारा कैसे जाता है। यही वो सवाल है जो हर चुनाव के दिल में धड़कता है। हम सेपा वेस्ट के नतीजों की एक फोरेंसिक जांच करेंगे, ये जानने के लिए कि जमीन पर असल में हुआ क्या। हमारी इस पड़ताल के 6 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम जमीन और वहां के लोगों को समझेंगे, फिर 2024 के फैसले, उसके पीछे की वजहों और 2 दशकों की कहानी पर नजर डालेंगे, और आखिर में वापसी की राह और शासन के असली वादे पर बात करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चुनावी कहानी को समझने के लिए आंकड़ों से पहले उस मिट्टी को, वहां बसने वाले लोगों को और उनकी उम्मीदों को समझना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वोट की जड़ें हमेशा जमीन में ही होती हैं। तो जरा सोचिए, सेपा वेस्ट के लोग हैं कौन? देखिए, यहाँ की धुरी है नीशी आदिवासी समाज, पूर्वी कामेंग में, जिनकी आबादी लगभग 83% है। उनके साथ पुरोइक और आका जैसे दूसरे अहम समुदाय भी हैं, और एक छोटी सी नेपाली भाषी आबादी भी। लेकिन असली ताकत, असली पहचान है यहाँ के मजबूत सामुदायिक बंधन और गांव की वो प्रभावशाली परिषदें जो हर फैसले की नींव होती हैं। और यहाँ की अर्थव्यवस्था की नब्ज वो खेती बाड़ी में धड़कती है। उद्योग बहुत ही सीमित हैं, इसलिए जमीन, जंगल और उनसे जुड़े संसाधन यही लोगों की रोजी रोटी का केंद्र हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी चिंताएं, सब कुछ इसी मिट्टी से जुड़ा है। तो फिर लोगों को चाहिए क्या? उनकी सबसे बड़ी तकलीफें क्या हैं? ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। सबसे बड़ी और सबसे गहरी चिंता है सड़कें और कनेक्टिविटी। ठीक उसके पीछे हैं बिजली और पानी की समस्या, और फिर आती हैं स्वास्थ्य सुविधाएं। मतलब ये लड़ाई बुनियादी जरूरतों की है, और यही मुद्दे यहां का चुनाव तय करते हैं। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब आते हैं 2024 के फैसले पर। चलिए अब सीधे आंकड़ों की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि वोटरों ने अपनी आवाज से क्या कहा। अब ये जो आंकड़ा आ रहा है, ये आपको एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा। 90.63%। सोचिए जरा, 8,408 वोटरों में से लगभग हर किसी ने वोट डाला। ये बताता है कि यहाँ के लोग अपने भविष्य को लेकर कितने जागरूक और कितने सक्रिय हैं। इनके भरोसे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ये जनादेश गया बीजेपी के उम्मीदवार मामा नातुंग के पक्ष में, लगभग 58% से ज्यादा वोटों के साथ। ये एक बहुत ही स्पष्ट और निर्णायक जीत है। उनके जो मुख्य चैलेंजर थे, एनपीपी के तानी लोफा, उन्हें मिले करीब 42% वोट। इससे ये साफ हो जाता है कि मुकाबला पूरी तरह से इन्हीं 2 पार्टियों के बीच ही सिमट गया था। और ये डैशबोर्ड पूरी कहानी को एक नजर में आपके सामने रख देता है। जीत का अंतर था 1249 वोटों का, लेकिन अपनी नजर उस एक आंकड़े पर डालिए जो यहां है ही नहीं। कांग्रेस का वोट शेयर 0, 0, एक भी उम्मीदवार नहीं। ये सिर्फ एक सीट हारना नहीं है, ये एक बहुत गहरे राजनीतिक शून्य का संकेत है। तो क्या हुआ, ये तो साफ है। अब असली सवाल पर आते हैं। क्यों हुआ? उन वजहों की पड़ताल करते हैं जिन्होंने इस नतीजे को आकार दिया। ये असल में 2 पार्टियों की नहीं, 2 अलग-अलग हकीकतों की कहानी है। एक तरफ बीजेपी और एनपीपी, जिनकी जमीन पर मजबूत पकड़ है, जाने पहचाने चेहरे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस की पूरी तरह से गैर मौजूदगी। देखिए, कोई उम्मीदवार न उतार पाना ये सिर्फ एक चुनावी गलती नहीं है, ये गहरे संगठनात्मक बिखराव की तरफ इशारा करता है। और देखिए, इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, एक बात साफ कर देना जरूरी है। जब हम किसी राजनीतिक हार जीत का विश्लेषण करते हैं, तो हमारा मकसद सिस्टम को समझना होता है, किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं। क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक बहस में हर व्यक्ति की गरिमा और अपनी बात जिम्मेदारी से कहने का हक, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों की बुनियाद है। 2024 का जो ये नतीजा है ना, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। इसकी जड़ें पिछले 2 दशकों में फैली हैं। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यहां की सियासत ने कैसे करवट ली है। ये टाइमलाइन देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये एक पूरी राजनीतिक पटकथा है। 1999 में कांग्रेस कहां थी? 57.5% के शिखर पर। 2004 में बीजेपी ने जीत हासिल की। 2014 एक अलग मामला था, जब कांग्रेस निर्विरोध जीती।
लेकिन असली कहानी देखिए 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 1% से भी कम हो गया और 2024 में 0। ये गिरावट अपने आप में एक केस स्टडी है। तो इस 2 दशक की कहानी का सार क्या है? इसे शायद हम इन 3 चीजों में बांध सकते हैं: दल बदल की राजनीति, एक संगठन का पूरी तरह बिखर जाना और वोटरों का धीरे धीरे दूर हो जाना। तो ठीक है, समस्या की जड़ तक तो हम पहुंच गए, पर सिर्फ विश्लेषण काफी नहीं होता। अब बात करते हैं समाधान की। किसी भी राजनीतिक शक्ति के पुनर्निर्माण का खाका, उसका ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? इसके लिए एक चतुर्मुख सिद्धांत के बारे में सोचा जा सकता है। एक स्ट्रैटेजी जिसके 4 मजबूत स्तंभ हों। पहला, चुनाव जिसमें एकदम सटीक लक्ष्य साधा जाए। दूसरा, संगठन जिसे जमीनी स्तर पर फिर से जिंदा किया जाए। तीसरा, नैरेटिव यानी लोगों का भरोसा दोबारा जीता जाए। और चौथा, संसाधन जिनका सही और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल हो। और देखिए, किसी भी वापसी का सफर वो हमेशा सही चेहरे की तलाश से शुरू होता है। एक आदर्श उम्मीदवार कैसा होगा? कोई सम्मानित स्थानीय आदिवासी नेता जिसकी छवि साफ हो, जिस पर लोग भरोसा कर सके, जिसे शासन या समाज सेवा का थोड़ा अनुभव हो, जो युवाओं और महिलाओं से सीधा जुड़ सके और जिसकी जड़ें अपनी जमीन में बहुत गहरी हों। और हां, आज के जमाने में वापसी के लिए डिजिटल आउटरीच बहुत जरूरी है। लेकिन यहां एक बात समझनी होगी, वोटर की प्राइवेसी और उसकी सहमति का सम्मान करना, यह सिर्फ भारत के नए डीपीडीपी कानून की जरूरत नहीं है, यह विश्वास बनाने की नींव है। भरोसा, जिसके बिना कोई भी राजनीतिक रिश्ता खड़ा नहीं हो सकता। तो अब हम आते हैं अपनी पड़ताल के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। इन सब राजनीतिक जद्दोजहद का आखिर मतलब क्या है? मकसद क्या है? सिर्फ एक चुनाव जीतना? नहीं, असली मकसद है लोगों के लिए असरदार शासन देना। इसे हम कहते हैं गवर्नेंस आरओआई, मतलब वोटरों को उनके वोट के बदले में क्या मिला। इसका सीधा सा मतलब है वादों को जमीन पर उतारना, रोजगार, सड़कें, पानी, बिजली और एक ऐसा भरोसेमंद सिस्टम बनाना जहां लोगों की शिकायतों की सुनवाई हो। जीत अंत नहीं, जिम्मेदारी की असली शुरुआत है। तो सवाल वही है, क्या कोई राजनीतिक शक्ति शून्य से दोबारा खड़ी हो सकती है? देखिए, इसका जवाब किसी चमत्कार या सिर्फ उम्मीद में नहीं है। इसका जवाब है एक ठोस रणनीति में, डेटा में और सबसे जरूरी, लोगों पर। सिर्फ और सिर्फ लोगों पर एक अटूट और ईमानदार फोकस में।